आ जाओ आ जाओ। चलिए ये कर लिया था। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, क्या बताया था मैंने स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? 1+2 कब से हुए 3 फाइनली? 1993। 1989 से पहले एक था, 1989 में 3 हुए। ठीक है, एक साल ही रहे, 90 में फिर से एक कर दिया, 90 से 93 तक एक ही रहे, फिर 1993 में फिर से 3 हो गए। तो फाइनली कितने हैं? 1+2। कौन है मुख्य निर्वाचन आयोग? राजीव कुमार। ठीक है, किस पार्ट में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 15 में। आर्टिकल्स 324 से 326 में क्या दिया है? एज, कौन सी एज? उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। मतलब वोट देने का जो एज है वो कितनी है इंडिया में? 18, 18 वर्ष। ये कब किया था? इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया था? 1989 में किया है, लेकिन अमेंडमेंट कौन सा किया है? 61th अमेंडमेंट 1989 के थ्रू हमने जो एज थी वोटिंग की वो पहले 21 थी, उसको कितनी कर दी? 18 कर दी। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता है। फंक्शन पता है इलेक्शन कमीशन के? क्या करेगा? इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, फिर एग्जिट पोल वो थोड़ी निकालता है, फिर मीडिया क्या करेगा यदि वही एग्जिट पोल निकालने लगेगा? तो इलेक्टोरल रोल निकालता है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट, और भी काम है ना, रिपोर्ट पेश करना, फेयर फ्री इलेक्शन कराना, लोगों की वो चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनके सिंबल्स वो देना, पार्टियों को रजिस्टर्ड करना, है ना, लोगों के जो पत्र होते हैं, जिन बॉन्डिंग पत्र होते हैं जिनमें वो पूरी डिटेल भरी जाती है वो एक्सेप्ट करना, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बेसिक 2 लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी कर लिया था, ज्वाइंट पीएससी बनाना है तब। फिर संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, इसके सुधारों को समझाइए, ये भी कर लिया था। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके, 3 पढ़े थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और लेटरल एंट्री। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां बहुत सारी लिखी थी। हाँ, अब ये बताइए, भारत में चुनाव सुधार के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। ऐसी 2 कमेटीज बताना है जो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए इंडिया में बनाई गई। दिनेश कुमार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, है ना, लिख लो, ईयर वाइज लिख लो। सबसे पहले दिनेश गोस्वामी समिति 1990, पहली। दूसरी लिखो वर्मा कमेटी 1999। तीसरी टीएन शेषन कमेटी, टीएन शेषन का नाम सुना होगा,
सुना है? ये भी 90 की है। टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, है ना। फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, सॉरी 1998 है, 89 नहीं है। और फिर इसके अलावा मान लो कभी भूल जाओ तो एआरसी भी डाल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन वगैरह, 2 बने हैं, है ना। फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, इन्होंने भी चुनाव सुधार की बात की। आप भी लिख रहे हो? ठीक है, लिख लिया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन था, रिव्यू द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए। जनरली ओबीसी आपकी जो कास्ट है या जो ओबीसी के फैक्टर्स हैं उनको बताना है कि क्यों ओबीसी आपका जातिगत राजनीति का पार्ट बना। अभी तो सबसे बड़ा मैटर है, उसी चक्कर में 13% होल्ड हो रहा है रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो क्यों बना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके उदय का कारण है कि ओबीसी की जो राजनीति है वो हो रही है इतने स्तर पर। पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा यहां पर जो कारण है वो अन्य तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण में देखो, है ना। तो पॉजिटिव तो होंगे, हम नेगेटिव ही लेके जाते हैं हमेशा कि सिर्फ जातिगत राजनीति है इसीलिए। उसके अलावा भी ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अपने समूह के लिए शिक्षा की मांग करते हैं, सोशल जस्टिस चाहिए उन्हें, है ना। इवन यदि स्टार्टिंग से देखी जाए तो एक था मंडल कमीशन का नाम सुना होगा 1979 में। मंडल कमीशन के बनने के साथ ही माना जाता है कि ओबीसी का जो है उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है। मंडल कमीशन ने पहली बार रिकमेंडेशन की थी ओबीसी के लिए, और फाइनली 27% फिर किसने दे दिया, वीपी सिंह ने। वीपी सिंह का नाम सुना है? कौन थे वीपी सिंह? प्रधानमंत्री रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 1989-90 में, है ना। तो वीपी सिंह ने एक काम और किया था, 10% का जो आरक्षण जो अभी ईडब्ल्यूएस चल रहा है, पहली बार वीपी सिंह ने ही रिकमेंड किया था कि अपन भी 10% किसको देते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस को। ईडब्ल्यूएस उस समय बन जाता है यदि मान ली गई होती उनकी बात तो, लेकिन कोलाइजन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें फिर बहुमत चाहिए बिल पेश करने के लिए, है ना। तो वहां पे ओबीसी तो हो गया लेकिन ईडब्ल्यूएस का प्रावधान उस समय नहीं हो पाया। तो यहां पर 2 चीजें अच्छे से समझिए। ओबीसी के जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण उसका ओरिजिन हुआ, उसमें सबसे प्रमुख है आपका मंडल कमीशन। क्या है? मंडल कमीशन। ठीक है, तो ये कुछ कारक लिख लीजिए 1-2। सबसे पहले लिखिए मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन। पहला फैक्टर था मंडल आयोग एवं आरक्षण। और मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, 27%। उसका कारण क्या था? क्योंकि समाज में उस समय सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी नहीं थी, असमानता थी, इसीलिए। तो दूसरा फैक्टर लिख लीजिए, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी,
सामाजिक और आर्थिक असमानता। तीसरा क्या कारण था? पॉलिसीज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ये लिखा है क्वेश्चन, तो मैं बता दूंगा ना, क्वेश्चन तो लिखो पहले। पॉलिसीज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, आरक्षण से संबंधित नीतियां। अब रिजर्वेशन दिया है तो पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बनेगी। पॉपुलेशन देखी जाएगी, किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो किसको देना है। आप लोग अभी पेपर दे के आए हो, आप लोगों ने कितनी पॉलिसीज पढ़ी है ना? भगवान बिरसा मुंडा, स्वरोजगार कल्याण योजना, इस तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी। भीमराव अंबेडकर योजना है ना, टाटा मामा वाली योजना है। तो ये सब योजनाएं जो हैं उसमें क्या सभी कैटेगरी के लिए हैं? एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है। तो जो पॉलिसीज आपकी बनाई जाती हैं है ना, वो रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं यहां से देखकर बनाई जाती हैं। आप एक किसी भी वर्ग को टारगेट करके पॉलिसी बनाते हो कि सिर्फ अभी इस पॉलिसी के थ्रू उन्हीं का उत्थान करना है, तो उसमें भी ये फैक्टर्स थे कि ऐसी पॉलिसीज जो बननी थी जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी जो दी गई है उसको आप दे सको, तो वो फैक्टर्स भी ओबीसी के ओरिजिन का कारण बना। और लिख लीजिए, और आएगा राजनीतिक चेतना एवं संगठन, पॉलिटिक्स अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे राजनीतिक चेतना जागी यहां? इन्होंने देखा, अभी एग्जाम्पल देख लो कि एमपी में ओबीसी वोटर्स ज्यादा हैं, तो कम से कम यहां ऐसा लीडर होना चाहिए जो ओबीसी का हो, ताकि कम से कम इस आधार पर तो वोटिंग की जाए। अब आप इलेक्शन का भी देखना, तो कहीं पर आपने देखा बीजेपी ने ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा किया तो कांग्रेस भी ओबीसी का ही कैंडिडेट खड़ा करेगी वहां पर, चाहे कोई भी जीते। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि एक ओबीसी का खड़ा है तो वो वहां पे ओबीसी ज्यादा है तो वो कोई भी अदर कैटेगरी का कर दे। उसका कारण क्या होता है कि जातिगत पॉलिटिक्स चलना है ना, तो आदमी जरूर आपको पसंद करता हो आपके काम से, लेकिन वो वोट जाति के नाम पर दूसरे व्यक्ति को दे देगा, चाहे वही व्यक्ति फिर बाद में उसे पहचानने से मना कर दे। होता यही है, लेकिन हर आदमी यही करता है कि जाति के आधार पर वोट करेगा। तो यहां ये चीजें देखी जाती हैं कि कौन उस क्षेत्र में जाति के मामले में ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, मतदान करने के लिए जो वोटर्स हैं वो ज्यादा है, उस आधार पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो राजनीतिक चेतना जो थी, पॉलिटिक्स अवेयरनेस, उसने भी कहीं ना कहीं ओबीसी को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख राजनेता जिनका योगदान रहा ओबीसी की राजनीति को, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में, उन लीडर्स के नाम लिख लीजिए। इन्फ्लुएंस ऑफ की पॉलिटिक्स लीडर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ की पॉलिटिक्स लीडर्स, प्रमुख राजनेताओं के द्वारा किए गए प्रयास। उनमें हैं लालू प्रसाद यादव, जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, मायावती, नीतीश कुमार, इन्हें तो अच्छे से जानते होगे, 7वीं बार शपथ ली है। ठीक है, और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी। अच्छा, एक एग्जांपल और समझ लो, एमपी में सीएम की जो पोस्ट थी उस पे आपने देखा शिवराज सिंह चौहान थे, वो ओबीसी से बिलोंग करते थे। अभी मोहन यादव जी हैं, ये ओबीसी से करते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत थे। डिप्टी सीएम देखो आप कौन कौन है अभी, जगदीश देवड़ा है ना, और दूसरे राजेंद्र शुक्ल।
रीवा के हैं, उन्हें भी बना सकते थे सीएम, लेकिन नहीं बनाया, बैलेंस किया पावर का, डिप्टी सीएम बनाया। सीएम किसको बनाया? सिर्फ 2 बार के जीते हुए विधायक को। कारण समझ में आया? 2 जगह स्टेबिलिटी लाना थी। एक उसी समय यूपी के चुनाव थे और यूपी में यादव वोटर्स ज्यादा हैं, वो भी ओबीसी से हैं, और एमपी में ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा है। उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, उन्हें बनाना नहीं था, तो दूसरा लीडर कौन होता उनको रिप्लेस करने वाला सेम कैटेगरी का? किसको? पॉलिसीज चलती हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे, कई कारण हो सकते हैं। कहना तो उनका ये था कि सेंट्रल में हमें चाहिए एक पावरफुल लीडर, इसीलिए हम उन्हें केंद्र में लेके आना चाहते हैं। पहले भी ऑफर की गई थी उन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, लेकिन उन्होंने ली नहीं थी। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ऐसे लीडर हैं या ऐसे सीएम हैं जो सबसे ज्यादा टेन्योर रहा उनका अभी तक, है ना। अगली बार बनते तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है फिर, है ना, क्योंकि यदि वो अपनी भी अलग से पार्टी बना ले एमपी में तो भी बहुत पावरफुल हैं वो। तो एक ये भी कारण है, जब पीएम बनाना था 2014 में, 3 लोग थे सिर्फ उसमें कैटेगरी में, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, है ना। इन 3 में से फाइनल होना था कि पीएम कौन बनेगा। तो आप सोच लो कि जिसका कद इतना बड़ा हो तो हर आदमी नहीं चाहता कि कंपटीशन में रखें इनको, और वो आता कहां से जब आप बार बार सीएम बन रहे हो, क्योंकि ऐसे ही तो वहां गए हैं वो। तो ये चीजें भी चलती पॉलिटिक्स में, हालांकि ये इंटरनल है, ये चीजें अपने को उतना लेना देना नहीं है। काम ये समझना है कि उसी समय यूपी के चुनाव चल रहे हैं, यूपी के चुनाव में वोटर्स कौन है? यादव। किस कास्ट कैटेगरी से हैं? ओबीसी। यहां पे भी ओबीसी है, तो उन्होंने उसी कम्युनिटी को बनाया जिससे आपको क्या करना है, यूपी बड़ा स्टेट है, जीतना है, लोकसभा में भी मेंबर्स ज्यादा जाते हैं वहां से, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर बटी हुई हैं सीटें। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे सीएम भी ओबीसी से ही बनाया और उस कास्ट का बनाया जो अदर इलेक्शंस में भी इन्फ्लुएंस होंगे वोटर्स जिससे। ये इतना सोचा ही नहीं होगा, दिमाग गया ही नहीं होगा कि इस तरीके से भी चलता है। तो अपन से 10 कदम आगे का सोचते हैं, है ना। तो हम कह रहे थे ना कि किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना दिया, कुछ भी चल रहा है, वो इस तरीके से नहीं चल रहा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर फंड भी देते हैं लोग, बिना फंडिंग के तो कुछ भी नहीं होगा। यदि 6,000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ फंड आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड खुले थे, सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, तो कहां से आ रहा है ना। तो ये चीजें भी बहुत सारी मायने रखती हैं। तो यहां पे ऐसे लीडर्स जो थे उस समय, ये सारे के सारे किसके शिष्य हैं? मुलायम सिंह यादव, नीतीश यादव, लालू प्रसाद यादव, जेपी नारायण, जानते हो जिस समय बांकीपुर जेल तोड़ी थी उस समय तो शायद इनका जन्म हुआ था, छोटे थे, पर इन्होंने राजनीति देखी जेपी नारायण की। तो ये कॉलेज उसमें थे, जो होते ना लीडर्स, छोटे छोटे युवा नेता, पर ये लगे रहे उनके साथ पॉलिटिक्स में। और जब इमरजेंसी हुई थी तब इन्होंने उनके साथ मिलकर विरोध किया। पटना में एक जो रैली हुई थी, इन्हें भी जेल हुई। उसके बाद अब कहीं ना कहीं फल तो मिलता है, आप लोकप्रिय हो जाते हो, आप 1-2 बार जेल चले जाओ, है ना। ऐसे नहीं जाना क्रिमिनल केसेस में, नहीं तो वैसे भी लोकप्रिय हो जाओगे, है ना। पर जैसे क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां थी उस समय जो जेल जाता था वो तो फेमस होगा ही, क्योंकि आप देश के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉपुलर थे उस समय, और जब इलेक्शन लड़ा तो जीतना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स में आए, और इन्होंने ही बाद में जब सेंट्रल मिनिस्ट्री भी मिली, रेल मंत्री भी रहे लालू प्रसाद यादव, तो जो लीडर्स थे इन्होंने ओबीसी की कैटेगरी जो है उसको बढ़ाने का काम किया।
इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर फ्रेम करना था 2 मार्कर, शॉर्ट में लिखना था। ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये टॉपिक आपका है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब वो आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये क्वेश्चन भी आया है ना। राजनीति में जाति पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव उसके लिए है जो उस कास्ट का है, आपके लिए पॉलिसीज बनेंगी, शिक्षा मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और नेगेटिव किसके लिए है? दूसरों के लिए, डिस्क्रिमिनेशन होगा। भाई भतीजावाद जो मैंने आपको टर्म बताया था, ये लिखते हैं पेपर में। भाई भतीजावाद में क्या होता है? अपने ही कास्ट के लोगों का क्या हो रहा है? भर्ती होती जा रही है ना। यूपी में जब रेल मिनिस्टर बने थे लालू प्रसाद यादव, बिहार से, मैक्सिमम बिहार के ही लोग अभी तुम्हें रेलवे में मिलेंगे, और उनमें से भी यादव। यही आरोप लगा अखिलेश यादव पर। उस समय कहा जाता था कि जमीन लिख दो और नौकरी ले जाओ रेलवे में, क्योंकि आपको पता है 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित, जो प्रोफेशनल तरीके से सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब बाजार चल रहा है आपका, दुकानें लगी हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यदि कोई जॉब देता है तो वो है इंडियन रेलवे, है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा बिहार के लोग आपको इसलिए मिलते हैं उसमें। उस समय सब लग गए थे जॉब से, तो इसीलिए तो देवता समान है लालू प्रसाद यादव बिहार वालों के लिए। हमें दे दे कोई जॉब, है ना। तो ये पॉलिटिक्स है, ये थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप? क्वेश्चन मार्क लगा है, एक कोई चुनना है। अभिशाप है, एक ही नंबर मिलेगा बस, 2 में से। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि साइंस टैग सही हाथों में है तो ये वरदान है, और यदि गलत हाथ में लग जाए तो अभिशाप है। अब टेररिस्ट के पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो सब तबाह कर देगा, और यदि वही ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए जो एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करता है तो वो वरदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते थे? हम उसको बैलेंस कर सकते थे कि ये पॉलिटिक्स जो है वो आपकी वरदान भी है और वो आपकी अभिशाप भी है। उसके लिए तर्क लिख दो, किस तरीके से ये वरदान है और किस तरीके से ये अभिशाप है। बताइए, पहले तो बताइए वरदान कैसे है? अपलिफ्टमेंट होता है, सोशल जस्टिस बढ़ता है कास्ट में, है ना। पॉलिटिकल जो जैसे रिजर्वेशन मिल रहा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, है ना, आपकी भागीदारी बढ़ेगी, आपके लिए पॉलिसीज बनेंगी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, वरदान हो गई, है ना। अभिशाप कैसे हो गया? अभिशाप कैसे हो गया? डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव को बढ़ावा देगा। फिर इलेक्शन होगा तो सिर्फ मुद्दों पर नहीं होगा, वो किस पर होगा? कास्ट के आधार पर होगा। पॉलिसीज बनेगी तो जरूरत के हिसाब से नहीं बनेगी, किसके आधार पर बनेगी? कास्ट के। तो इसको 2 आधार पर लिख लीजिए, है ना। हमें इस पर टिप्पणी ये नहीं करना कि ये अभिशाप है, अपना मत नहीं बताना, हमें बैलेंस करना है आंसर। गांधी जी का कोट यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि सही हाथों में है तो वरदान है, गलत हाथों में है तो अभिशाप है। ब्लेसिंग्स कैसे है, वरदान कैसे है? लिख लो 2-3 पॉइंट इसमें। सबसे पहले सोशल यूनिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाता है ये। इट रिफ्लेक्ट्स
social unity and cultural identity. सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय पहचान को इंगित करता है। दूसरा, अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं जाति के उत्थान में मदद करता है। अभिशाप लिख लो क्यों है। सबसे पहले लिखो, इट प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड डिवीजन। यह भेदभाव को बढ़ावा देता है। दूसरा लिख लो, हिंड्रेंस टू प्रोसेस, प्रक्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न करता है। और तीसरा, it influence political interest, राजनीतिक लाभ को प्रोत्साहित करता है। it influence political interest। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है। इंडियन पॉलिटिक्स इज मूविंग फ्रॉम द पॉलिटिसिएशन ऑफ कास्ट। मतलब पहले क्या होता था कि जो जाति थी, जाति के अंदर पॉलिटिक्स होती थी, है ना, आपस में जातियां एक दूसरे से पॉलिटिक्स करती थी। अब पॉलिटिक्स के अंदर जातिकरण हो गया है। मतलब पॉलिटिक्स में भी अब क्या हो गया है, लोग जातिवाद कर रहे हैं। पहले जातिवाद होता था तो एक दूसरे से लड़ते थे, है ना। तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या लगता है आपको? हम पहले जातियों के अंदर लड़के अब पॉलिटिक्स के अंदर जातिकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, है ना। अब उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो कैसे हो रहा है ये बताइए, किस तरीके से हो रहा है ये? है ना, सेम रीजंस हैं, अलग चेंज नहीं है। पहले क्या था, जातियां एक दूसरे से लड़ती थी या एक ही जाति में होता था पॉलिटिक्स, तो वो होती थी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। मान लीजिए ओबीसी ही कैटेगरी है और उसमें लीडर अलग अलग हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को जगाने के लिए पॉलिटिक्स करेंगे। बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें पॉलिटिक्स होती है, आपस में घर के ही लोग। राजनीति मूवी देख लो, तांडव देख लो, तो उसमें क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है किसमें, कास्ट में। अब लेकिन अलग होने लगा है। अब पॉलिटिक्स के अंदर क्या आ गई है, कास्ट आ गई है ना। अब यदि किसी को अपनी पार्टी बनाना है, सत्ता बनाना है, तो उसको जातिगत राजनीति करना पड़ती है। तो इसमें हम आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी वो किस पर बेस्ड थी, सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड थी।
आपको दुनिया से नहीं लेना देना, अपनी जाति के लोगों से भी नहीं देना, सिर्फ आपको जीतना है। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें क्या है, कास्ट है। यदि आपको जीतना है तो आपकी पूरी कैटेगरी को एक रहना पड़ेगा, तब तो वोट मिलेंगे, है ना। और इसका कारण क्या है कि यदि आपकी एक कास्ट जीतेगी तो जो पॉलिसीज बनेंगी वो किसके लिए बनेंगी, एक कास्ट को सेंटर करके बनेंगी। समझ में आया? अभी देख लो आप 87-13 का जो केस चल रहा है, सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम 27% रिजर्वेशन किसको देना चाहते हैं, ओबीसी को। क्या हुआ इसमें, कहां पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स में क्या है, कास्ट है। यदि ये लॉ बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो किसको लेकर बना रहे हैं, एक कास्ट को लेकर बना रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, बस इस तरीके से समझाना था। वहां मत लिखना कि ओबीसी को लेके बना रहे हैं, पूरा काट देंगे, माइनस और कर देंगे 5, है ना, क्योंकि सरकार के ही लोग तो कॉपी चेक कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं, मैं नहीं गया, मैं अटका है पर जा नहीं पाया, जाना चाहिए था, वो तो मैं भी मानता हूं। क्या करें, जाऊंगा ना, नहीं अभी टाइम है, वो थोड़ी कौन सा देने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी फिर तुम लोग टिफिन खरीद लो, जेल हो गई तो देने आ जाना, ठीक है। चलिए, इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बताइए। भाषाई अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से आप क्या समझते हैं? पहले तो माइनॉरिटीज क्या कहलाती हैं? जिनकी संख्या कम हो, है ना। इसमें भी हमने देखा है संविधान में उनके लिए कुछ आर्टिकल्स दिए गए। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक को इंगित करता है। अब भाषाई अल्पसंख्यक क्या है? एक पूरा जो देश है या पूरा एक रीजन है, उसमें 90% 95% लोग एक लैंग्वेज का यूज करते हैं और 5% या उससे भी कम परसेंट के लोग क्या करते हैं, एक दूसरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें भाषा की, लैंग्वेज की, तो ये सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट दिखाती है। भाषा क्या है? कल्चर के अंदर भाषा आती है, सामाजिक आपके क्षेत्र का को प्रदर्शित करती है, सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो कहीं ना कहीं भाषाई अल्पसंख्यक क्या होंगे? ऐसे लोग जो सामाजिक और यहां पर दूसरा क्या है, सांस्कृतिक, कल्चरल और सोशल फेस से जुड़े हैं और जिनकी भाषा की संख्या, बोलने की संख्या कम है ना, जो लैंग्वेज कम यूज करते हैं, ठीक है, वो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब हमारे यहां भाषा का जो प्रोविजन है या जो मांग है, डिमांड है, वो बहुत पहले से हो रही है ना। आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे, है ना। उन्होंने भी जो आधार दिया था कि आपके यहां राज्य बनने चाहिए, उसको उन्होंने मान लिया था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। उससे पहले प्रशासनिक आधार था और उसी समय 1952 में मांग हो गई थी लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश की,
पहला लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला राज्य क्या था, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 एक व्यक्ति थे, पता होगा, हड़ताल की थी 56 डेज कुछ की, और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो पहला जो राज्य बना भाषा के आधार पर वो कौन सा था? फिर 1960 में बॉम्बे का बंटवारा हो गया, मराठी वाले जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र बन गया, जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात बन गया। इस तरीके से आपके यहाँ भाषाई जो आधार थे उनका ओरिजिन हुआ। जब राज्य बनने लगे तो मांग बढ़ने लगी, है ना। तो हम जिस तरीके से माइनॉरिटीज हैं आपकी रिलीजन के आधार पर, वो सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका, है ना। धर्म आ जाता है, पहनावा, रहन सहन, उसमें लैंग्वेज भी आती है। तो कल्चर के अंदर लैंग्वेज है आपकी। तो ऐसे लोग जो पूरे एरिया में, है ना, एक लैंग्वेज, पर वो लैंग्वेज जनरली आपके 8th शेड्यूल में होनी चाहिए, है ना। ऐसी तो बहुत सारी लैंग्वेज चल रही हैं। अब कोई सिंधी में बात कर रहा है, देखा होगा, न्यू मार्केट चले जाओ, आपको रेट बताना हो तो वो सिंधी में बात करने लगते हैं कि इसको कैसे मूर्ख बनाना है ना। तो यहां पर ऐसी लैंग्वेजेस कहां भी होनी चाहिए आपकी? 8th शेड्यूल में भी होनी चाहिए। और जिनको बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो वो क्या कहलाती हैं? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 29 और 30 में इनके लिए प्रोविजंस हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज हैं तो इसमें लिंग्विस्टिक भी आता है एक टाइप माइनॉरिटीज में। ठीक है, लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, या इनके बेस लिख लो कि क्या बेस होंगे। सबसे पहले तो इनकी अलग पहचान होगी, सेपरेट आइडेंटिटी होगी, और सेपरेट आइडेंटिटी होगी तो जिसमें आपका लैंग्वेज, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी होगी अलग से। दूसरा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, ये विशेषता भी है इनकी, भाषाई विविधता है। और तीसरा, सांस्कृतिक और राजनैतिक पहचान भी होगी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी होगी। अब कहीं ना कहीं ये भी वोट बैंकर्स हैं ना, यदि इन्हें इतना आप मिल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, ये वोट बैंकर्स जैसे हैं। ठीक है, तो अब हर एक कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए इतना काम कर रहे हैं तो इनके लिए भी करेंगे। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। इवन बोला तो ये भी गया है कि माइनॉरिटीज भी अपने शिक्षण संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं एजुकेशनल, लेकिन उनमें अलग, जैसे मदरसा चलते हैं, क्या सिखाई जाती है? उर्दू, उनका वो रिलीजन से संबंधित पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला जाता कि हमें भारत के कल्चर को नहीं मानना है और ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं तो वो तो देश के अगेंस्ट हो जाएगा। तो अपने कल्चर को तो आप प्रमोट कर सकते हो, बचा सकते हो, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए चीजें, है ना। और हालांकि अब इस पे भी काम हो रहा है, इनमें जो पढ़े हुए बच्चे हैं उन्हें भी आगे मान्यता दे दी जाती है। स्कूल में जब वो दाखिला लेते हैं तो मान लेते हैं कि चलो ये छोटी क्लासेस पढ़ के आए। यूपी में चलता है सबसे ज्यादा विवाद ये, हमारे यहाँ नहीं मिलते देखने ना मदरसे वगैरह, हैं होते हैं पर इतने नहीं हैं जितने यूपी बिहार साइड ज्यादा देखने मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका बताइए। इसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन है जो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था, उनका एक कोट है कि
राज्य बिना धर्म के मृत देह समान है। मतलब यदि धर्म नहीं है किसी स्टेट में तो वो मरा हुआ समझो। उसका कारण क्या है? जैसे आपने कोड बोला और इसको हमें लिखना है, तो इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि हिंदी में लिख सकते हैं? नहीं, हिंदी में, जैसे इंग्लिश मतलब हिंदी को इंग्लिश में भी लिख सकते हो। कोट यदि याद नहीं आ रहा है तो उसको बस लिख देना कि ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, और ब्रैकेट लगा के या उसको हाईलाइट करके लिख सकते हो, चल जाता है। क्योंकि वो कोट उनके हिंदी की उनकी बुक ही थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मान लीजिए। तो अब उसको तो गूगल ट्रांसलेट करोगे तो वो अलग ही दिखाएगा, लेकिन वो कोट फेमस उसी लैंग्वेज में होता है ना। तो यहां पे लिख सकते हो कि मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि कोई चीज स्टार्ट करना है, ये तो मेरा थॉट है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पूछिए तो हमें धर्म को ही संदर्भित करना पॉजिटिव वे में। तो उसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे बताइए? महात्मा गांधी जी के कोट से। महात्मा गांधी जी का कोट क्या था कि किसी राज्य में यदि धर्म नहीं है तो वो राज्य मृतदेह समान है। ठीक है, उसका मत खाना देखो, तुम यहां पढ़ाई करो। ठीक है, नहीं आराम से खाओ, वो पीछे बस भैया से बचना। तो यहां पर जो राजनीति है ना, वहां पर भी धर्म की क्या भूमिका है ये स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, बहुत छोटा है, मतलब 10 to 20 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला कोट ये हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। अब आपको भूमिका बताना है, मतलब क्या ये सही है, क्या ये गलत है। वही वरदान अभिशाप जैसा हो गया, है ना। गांधी जी का कहना यह था कि धर्म से ही आपके मोरल्स आते हैं, मोरल वैल्यूज आती हैं, नैतिकता आती है। कोई सा धर्म ये नहीं सिखाता कि लड़ना है, झगड़ा करना है। क्या सिखाएगा? बंधुता, फ्रेटर्निटी, या फिर इक्वालिटी, समानता, लोगों के साथ समान व्यवहार करो, अहिंसा से रहो, हिंसा मत करो। तो यहां पर भी आपको यही प्रमोट करना है ना। और भारतीय राजनीति की बात की है तो भारतीय राजनीति में ज्यादातर चीजें आपको रिलीजन के आधार पर क्या दिखेंगी? नेगेटिव दिखेंगी। अब जैसे हमारे यहां धर्म का आधार क्या है? वोट बैंक सबसे बड़ा है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दो और फिर करो, है ना। छोटा सा बच्चा जो नहीं जानता होगा वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगेगा, क्योंकि इस तरीके से बना दी जाती है मेंटलिटी। तो भारतीय राजनीति में क्या है धर्म की भूमिका? वोट बैंक्स, पॉलिसीज, है ना, ये सब लिख सकते हैं। एक वोट बैंक का सोर्स है ये, है ना। पॉलिसीज मेकिंग के लिए भी ये सबसे बड़ा साधन है ये। तो इसके अलावा धर्म के आधार पर, हालांकि हम माइनॉरिटीज में भी उन्हें मेजर करते हैं धर्म के आधार पर, रिलीजन का बेस बना के, तो वो पॉजिटिव में लिख सकते हैं कि धर्म के आधार पर संरक्षण है ना, सीटों का बंटवारा होता है, रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, ये भी डाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, जाति, अच्छा ये नया क्वेश्चन है। हाँ, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ये तो पढ़ लिया, कास्ट। ठीक है, तो हमेशा इन आंसर को क्या करना है? कोशिश बैलेंस बनाने की। संतुलित रखना है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। मैंने ये बोला था, महात्मा गांधी ने कहा था कि देखो, सबसे पहले दो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलते हैं। महात्मा गांधी मानते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए। पहली चीज, राज्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों मानते थे?
क्योंकि राज्य होगा तो उसको बचाने के लिए पुलिस होगी तो हिंसा होगी। दूसरा उनका यह था कि राज्य हो तो राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब क्या था? उनके राम के राज्य का मतलब राम भगवान के समय जो राज चल रहा था वैसा राज चाहिए, वैसा ही चाहिए, है ना। दो राम राज्य हैं, अच्छे से समझना। एक तुलसीदास जी का राम राज्य है और एक महात्मा गांधी का राम राज्य है। दोनों पूछे जाते हैं, लिखवाए हैं मैंने। यदि तुलसीदास जी का राम राज्य पूछे तो तुलसीदास जी के राम राज्य में आप कौन सा राम राज्य लिखोगे? जो रामायण में राम राज्य चल रहा था। क्या चल रहा था वहां पर? एक भाई ने सत्ता छोड़ दी दूसरे भाई के लिए, मतलब भाईचारा, प्रेम, वात्सल्य, पिता पुत्र का, दशरथ जी का, राम भगवान का, मां बेटे का, पत्नी का वियोग, है ना। अब देखो हमेशा रामायण में बात की गई सीता जी की, राम भगवान की, लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। कभी उनके बारे में एक व्यक्ति उन्होंने लिखा है, कभी किसी ने उनकी बात नहीं की, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वियोग तो उनका भी था। राम भगवान को वनवास मिला, है ना, सीता जी थी। लेकिन यदि उर्मिला की बात की जाए तो उनके जो पति थे वो तो राम भगवान के साथ थे, है ना। तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है। इसमें आप देख लो इंसान और जानवरों के बीच प्रेम दिखाया गया है, जैसे वानर और, मतलब जो उस समय वानर थे, ठीक है, और इंसान। दूसरा जटायु वाला आपने बताया, उसमें आपने सुना होगा शबरी थी, कोल ट्राइब से जनजाति थी, तो उसमें भेदभाव दिखाया क्या? राजा एक राम भगवान जैसे व्यक्ति वहां जाके उनके झूठे वेर खा रहे हैं। तो कम से कम ये चीजें जो वात्सल्य को प्रदर्शित करती वो लिखना है उसमें। किसमें? तुलसीदास जी के राम राज्य में। और महात्मा गांधी के राम राज्य में क्या लिखना है? उसकी लाइन ही स्टार्ट होती है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार सभी को सर्व धर्म संभाव से रहना चाहिए, मतलब सारे धर्म एक हैं, राम रहीम एक है, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तब जाके सामाजिक बंधुता आएगी, एक दूसरे के साथ आप अच्छे से रह सकोगे। अब बेस उठा लो। बेस क्या उठाओगे राम राज्य लिखने में गांधी जी के? उनकी वैल्यूज, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीजें फॉलो करते थे महात्मा गांधी जी? ब्रह्मचर्य, वो तो उसी में आ जाएगा, है ना, जो 5 पंच महाव्रत हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो देखो अभी धर्म है, तो धर्म कहीं ना कहीं नैतिकता सिखा रहा है ना। तो आपसी देश जो लड़ रहे हैं, जैसे टेररिज्म इतना सारा प्रमोट हो रहा है, तो उन सब से बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं किसने काम किया? महात्मा गांधी ने। उनने थॉट्स दिए, तो उनकी वैल्यूज उठाओ, उस आधार पर लिख दो। सामाजिक व्यवस्था में क्या चाहते हैं आप? लोग आसपास रहें, सामाजिक न्याय रहें, पंचायती राज को डाल दो इसमें। गांधी जी का चाहते थे ग्राम पंचायतों का गठन होना, तो कम से कम क्या होगा? जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं उनके पास क्या आएगी? पावर आएगी। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बस लिखने का तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों राम राज्य जाए तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। यहां पर भी आपको जाति की भूमिका लिखना है, तो बैलेंस बनाना। मैं बस एक चीज आपको बताने वाला था कि यदि मैं आपसे पूछूंगा क्लाइमेट चेंज के बारे में या एनवायरमेंट के बारे में, प्रदूषण के बारे में, तो वो मेरा पूछने का ही थॉट क्या है कि आप उसके बारे में मुझे जो बताओगे वो नेगेटिव ही बताओगे। पर्यावरण प्रदूषण थोड़ी पॉजिटिव होगा, तब आप पूरा का पूरा नेगेटिव लिखोगे। लेकिन जहां बैलेंस किया जा सकता है वहां आपको बैलेंस करना है। ओपन क्वेश्चन है, जहां आपको लग रहा है कि डायरेक्ट पूछा गया है तो मुझे इसमें नेगेटिव चीज ही बताना है या इसमें पॉजिटिव चीज ही बताना है, तो डायरेक्ट लिखो। लेकिन जहां आपको नहीं पता वहां बैलेंस करके लिखो, है ना। उसमें भी रेशियो चलता, वो आपको मेंटेन करना है। कौन सी चीज ज्यादा पॉजिटिव लिखनी है, कौन सी कम, वो आप पर डिपेंड करेगी। मैक्सिमम टाइम तो ये होता है 80% पॉजिटिव लिखते हैं, 20%
नेगेटिव लिखते हैं। जैसे मीडिया की भूमिका, मीडिया की भूमिका क्या है, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे 80%। मीडिया के काम लिख देंगे, चौथा लोकतंत्र का पिलर कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है ना। स्टिंग ऑपरेशन करता है, चीजें उजागर करता है, लोगों को अवेयरनेस देता है, एजुकेशन का काम करता है, पॉलिसीज को जो चल रही हैं उन पे आगे बढ़ाने में काम करता है। लेकिन नेगेटिव जब लिखोगे तो उसको सिर्फ 20% लिखना है। जैसे आजकल है ना बिकाऊ मीडिया है, पीत पत्रकारिता होती है। इसके अलावा एक आधा एग्जाम्पल डाल देना कि जब 26/11 के हमले हुए थे है ना, उस समय मीडिया के लोगों के कवरेज के ही खबर मिल जाती थी अंदर आतंकवादियों को। तो ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं थोड़ी सी। तो उसको भी जो लिख रहे हो पॉइंट, उसका यदि तर्क सही दे रहे हो तो आपका आंसर सही। तो यदि कोई आपने उसमें कीवर्ड डाला है, पॉइंट डाला है, तो उसका तर्क होना चाहिए कि हमने इस आधार पे इसको ये बोला है। समझ में आया? तब आंसर आपका होगा। तो इसमें भी क्या करोगे, जाति की भूमिका बैलेंस बना दोगे। समझ में आया? वही वरदान और अभिशाप वाला। चलिए, बाकी तो समझदार हो। अब बताइए हिंदुत्व की अवधारणा। बताइए। Examine the concept of Hindutva. Is it opposed to secularism? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? देखो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था, इवन ये हमें इंटरव्यू के लिए भी समझाया गया था कि यदि जैसे बीजेपी की विचारधारा पूछते हैं हिंदुत्व की है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जा रहे हैं कहते हैं, तो क्या ये विचारधारा को दो तरीके से आंसर आएगा। अब दोनों आंसर समझ लो, फिर आप स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करना अपनी और देख लेना आंसर में क्या फ्रेम करना है। इसका आंसर आएगा यस भी और इसका आंसर आएगा नो भी। यस कैसे आएगा? धर्मनिरपेक्षवाद सेक्युलरिज्म क्या होते हैं? हर एक धर्म की आप रिस्पेक्ट करते हो है ना। कोई व्यक्ति मतलब टॉलरेंस पावर ज्यादा है आपकी, आप किसी भी व्यक्ति की बातें सुन सकते हो, किसी भी धर्म को जाति को सहन कर सकते हो, वो धर्मनिरपेक्षवाद है। आप सारे धर्मों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, सभी धर्म को संभाव के साथ रह रहे हो है ना, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर हिंदुत्व का अवधारणा का परीक्षण करना है। पहले तो यह बताना है कि हिंदुत्व है क्या। यदि सिर्फ आप अपने रिलीजन को वरीयता देते हो, मतलब प्रायोरिटीज देते हो आप अपने रिलीजन को, आपका जो धर्म है ना, जैसे आप हिंदू हो तो आप अदर जो रिलीजन्स हैं उनको नहीं मानते, तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर यस हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। लेकिन यदि आप हिंदुत्व जानते हो, हिंदुत्व क्या कहलाता है, हिंदू क्या है, हिंदू रिलीजन है, और हिंदुत्व क्या है, ये कल्चरल फेस है। ठीक है। प्राचीन जो आपका सनातन धर्म था, उस सनातन धर्म के पार्ट में अकेला हिंदू धर्म नहीं आता था, और भी धर्म आते थे। सिख, आपका शाक्त, नैनार, अलवार, जो शिव जी की पूजा करते हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे 6 रिलीजन्स आते थे सनातन धर्म में। हिंदुत्व की जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? हिंदू रिलीजन से। लेकिन वो कौन सा पार्ट है? कल्चरल पार्ट है। हिंदुत्व कल्चरल पार्ट है और हिंदू एक रिलीजन है, दोनों में अंतर है। कल्चरल पार्ट में अकेला रिलीजन ही मायने नहीं रखता, भाषा, जाति, पहनावा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ मायने रखता है। तो हिंदुत्व की जो अवधारणा है
यदि आप समझो जो कल्चरल पार्ट है, तो इसमें तो वो लोग भी शामिल होंगे जो उन 6 धर्मों से आते हैं, सनातन धर्म में जो 6 धर्म थे। उसके अलावा जो आसपास लोग रह रहे हैं आपके सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, आपके दोस्त होंगे, आप मंदिर जा रहे हो उन्हें भी ले जाते होंगे, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों, किसी भी धर्म रिलीजन के हों, है ना। भोपाल में ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े यहीं पहनोगे, क्योंकि यहां क्लाइमेट वैसा है। खान पीन में चाय का चलन ज्यादा है, तो वो कहीं और रहते होंगे तो चाय नहीं पीते होंगे, यहां रहते रहते आपके साथ चाय पीने लगते होंगे, है ना। रहन सहन उनका आपके जैसे हो जाएगा, यहीं रहेंगे। तो रिलीजन कुछ भी हो, तो ये किस फेस से चल रहे हैं? कल्चरल पार्ट से चल रहे हैं, संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम इतने टॉलरेंस पावर है कि हम संस्कृति को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करके चल सकते हैं, तो फिर तो हम धर्मनिरपेक्षवाद को फॉलो कर रहे हैं, है ना। मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम कम्युनिटी का हो सकता है, मैं हिंदू कम्युनिटी का हूं, हम साथ में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, एक जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं तो कपड़े खरीद रहे हैं, तो कल्चर तो हम सेम फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन रिलीजन बस अलग है। जबकि हिंदुत्व क्या है? यहां कल्चरल पार्ट है। तो भारत में रहने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी पूछी जाती है तो वो क्या कहता है? इंडियन कहता है, भारतीय कहता है, क्योंकि नागरिकता के हिसाब से वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी या मुस्लिम हूं, कुछ भी इंडियन ही कहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर को प्रदर्शित करेगा, तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? नो, है ना। मेरे हिसाब से यदि मैं इसका आंसर करता तो मैं यही लिखता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी को मानते हो, आपकी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो उसको भी पॉजिटिव लेके चलो ना, कि हिंदुत्व की राजनीति करती है मतलब वो क्या कर रही है? वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रही है, मतलब वो कल्चरल पार्ट को बढ़ा रही है। वो ये नहीं कर रही कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। करती भी हो, हमें उससे क्या करना? हमें लिखना इस तरीके से है कि सामने वाले को पढ़ने में लगे कि इसका थॉट्स अच्छे हैं, है ना, उसमें भी पॉजिटिविटी है। समझ में आया? तो मेन विचारधारा जो है ये दी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा 1923 में। ये लिख लो, वीडी सावरकर कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कुछ लिखा है। 1857 की क्रांति पे को क्या कहा इन्होंने? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। वीडी सावरकर की एक बुक थी, 1923 में पब्लिश हुई थी, उसका नाम था हु इज हिंदू। ये बुक है वीडी सावरकर की, यहां से ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षवाद, सेकुलरिज्म जानते हो, सेकुलरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रहें। क्या हो? एक तरफ रिलीजन रहे और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स रहे। ये किसका पार्ट है? सेकुलरिज्म का। ये अलग हो और ये अलग हो, ये ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया? ये देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली आइडियोलॉजी को समझाते हैं, आइडियोलॉजी बताते हैं। ठीक है, फिर से तो नहीं समझाना, क्लियर हुआ?
हिंदू और हिंदुत्व थोड़ी सी तो जाएगी, 100 वर्ड्स का है, तो इसको आप जब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई चीज समझाना हो, पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, देन पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का टाइप ही ऐसा है कि आपको पूरी आइडियोलॉजी समझाना है, तो पॉइंट्स में आइडियोलॉजी उस तरीके से नहीं समझा पाओगे। बिल्कुल, सबसे पहले ये लिखना है कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, बी डी सावरकर की बुक 1923 में आपको देखने मिलती है, जिसमें बुक का नाम था हु इज हिंदू। तो जनरली यहां से समझा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे आ जाओ। डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे revolves primarily around development politics rather than descriptive politics? मतलब भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। वर्णनात्मक या इसमें जो लिखा है इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा यहां पे, ट्रांसलेशन में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव डाल दिया है। वर्णनात्मक मतलब जनरली आइडेंटिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो क्या लगता है आपको, आज डेवलपमेंट की राजनीति है या फिर आइडेंटिटी की चलती थी? पॉलिटिक्स आज जो है, आपको लगता है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है? ये नहीं लिखना, हाँ लिखना है। गवर्नमेंट का थोड़ी विरोध करना है हमें, बैलेंस नहीं करना है, इसमें सपोर्ट करना है। हमेशा दिमाग में बैठा ना कि गवर्नमेंट का विरोध नहीं करना, तुम्हारा मन कहीं और लगा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा जल्दी पड़ रहा है। देखो पहले क्या था, पहले एक वर्ण है, वर्ण मतलब समझते हो ना, कैटेगरी, उसकी पॉलिटिक्स थी, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स थी। तो पहले आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स थी, मतलब अपने ही वर्ण को लोग प्रमोट करना चाहते थे, उनके लिए ही पॉलिसीज बनाना चाहते थे। रिजर्वेशन देना है तो उसी कैटेगरी में करना है ना। तो इस तरीके से चलती थी पहले पॉलिटिक्स, जैसे वर्ण व्यवस्था समझ लो। लेकिन आज की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है। कास्ट, रिलीजन, जाति, धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो अभी जो मेजर मुद्दा उठाएगा वो क्या उठाएगा? डेवलपमेंट, कि विकास होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ इस पे हार गए ना कि यमुना गंदी थी, वो एक मुद्दा था, पर उसमें भी गलती नहीं है ना, यमुना का पानी बंद कर दिया था वहां गंगा में छोड़ना, क्योंकि कुंभ आने वाला है ना। तो हो जाता है, कोई बात नहीं, 3 बार तो बन गए, अपन एक बार बन जाए, अपन जीवन भर के लिए फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, इसका आंसर होगा यस। उस तरफ क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। अब पहले समझाना, पहले की राजनीति क्या थी कि यदि पॉलिसीज बनेंगी तो किस पर बनेंगी? आइडेंटिटी के आधार पर। लोगों को अपनी पहचान बनाना है पॉलिटिक्स में, वोट चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब यदि गवर्नमेंट बनी है तो वो काम करेगी सभी ग्रुप्स को लेकर। उसके लिए अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो कि यहां पर इतना डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन जो नया बजट आया उसमें हमने 4 कास्ट माने जिनके लिए काम सही में करना चाहिए। महिलाएं, किसान, युवा और गरीब, है ना, जैसे मजदूर वर्ग आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये तर्क आपका सपोर्ट करेगा आपके आंसर को। यदि आपने हां लिखा है तो आप उसको समझा पा रहे हो, ये तर्क है, ये बताएगा आपको कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो इंडिया में पॉलिटिक्स में, है ना। आपका यदि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है तो अब मुद्दों पर हो रहा है। अब अकेला आप जाति के आधार पर नहीं लड़ रहे हो, अब मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो, यही होता है ना।
जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले सब अपना अपना बताते हैं पोर्टफोलियो, है ना, उसमें भी अपने अपने योजनाएं बताएंगे कि हम ये मैनिफेस्टो में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो तब उसमें वोट देने से पहले हर पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज होता है, उसको पढ़ते हैं लोग। उसमें आया था, आप लोगों ने शायद देखा हो इस बार, अभी हमारे पेंशन स्कीम चलती है, तो न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था हम फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जितने भी एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट, उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। बस महिलाओं से हार गए, है ना, तो उस चक्कर में वो लाडली बहना के चक्कर में कांग्रेस चली गई। लेकिन उन्होंने जब ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें लिख दिया था, तो उसका भी आपको क्राइटेरिया पता है कि जो ओल्ड पेंशनर थे उनकी ये न्यू पेंशन स्कीम में उतना फायदा हो नहीं रहा था। तो सब अपना फायदा देखते हैं। वोट देने का फायदा क्या है उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मामा आ रहे हैं कि कमलनाथ आ रहे हैं, उनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। समझ में आया? वो आपने खट्टा मीठा मूवी देखी होगी कि भाऊ देश के बारे में सोच, तो वो कहता मैं क्या देश का चौधरी लगता हूं, पहले मैं अपना तो कर लूं। तो यही है ना। फिर वहां चलती है कि हर इंसान सेल्फिश हो जाएगा कि मुझे क्या फायदा है इसमें, ये सीएम बन के भी मुझे कुछ नहीं देने वाले, वो सीएम बन के भी कुछ नहीं देने वाले, लेकिन पॉलिसीज यदि कुछ आएंगी तो उनसे क्या फायदा है। उस हिसाब से यहां पे वोट्स होंगे। तो आइडेंटिटी समझ में आई, है ना, मतलब वर्ण की बात हो रही है, कैटेगरीज की। ये पहले चलता था और अब वो क्या चलने लगा है, मुद्दा क्या हो गया है, डेवलपमेंट। अब आप पढ़े लिखे हो, आपके यहां कोई विधायक का चुनाव हो रहा है तो आप वोट करने जाओगे, पार्षद का चुनाव हो रहा है वोट करने जाओगे, तो आप ना उसकी जाति देखोगे ना धर्म देखोगे, ये देखोगे कि ये पहले रहा है, इसने कितना काम किया, इसका मैनिफेस्टो क्या है, ये आगे क्या अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब वो क्या काम करने वाला है, डेवलपमेंट, है ना। तो इन दोनों आधार पर आप वोट करोगे। यहां पर भी दो चीजें होती हैं, पता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ। दोनों को अंतर समझ में आता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में? ग्रोथ मतलब वृद्धि, डेवलपमेंट मतलब विकास, है ना। यदि मैं कहूं पॉपुलेशन इंडिया की 102 करोड़ थी 2001 में, अब 2011 ले लो 121 करोड़ हो गई, क्या हुआ, ग्रोथ हुई। तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं है। तो ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। वृद्धि क्या हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया? अब इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, क्या डेवलपमेंट हुआ, वर्क फोर्स बढ़ गया, है ना। तो सुंदरता आंखों में होती है देखने वाले के कि उसको पत्थर में भगवान दिख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही, नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है, क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट और ग्रोथ के, कभी कभी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, हाँ, डेवलपमेंट होलिस्टिक होगा, कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। ग्रोथ का एस्पेक्ट होगा ना दो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डेवलपमेंट क्या है, आप कुछ ना कुछ पहले से अच्छा करो। आज 4 घंटे पढ़ा तो कल 4 घंटे 5 मिनट पढ़ो, वो डेवलपमेंट है। यदि कम हुआ तो ग्रोथ हो जाएगी, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो आर्थिक इकोनॉमी में आता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों में पूछता है अंतर क्या है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं।
भारतीय राजनीति में भाषा के महत्व की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। बताइए भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके लिए एक केस स्टडी समझो। मिड डे मील योजना सुनी है, कब से स्टार्ट हुई? 2000 में 1995 से। कहां से स्टार्ट हुई? तमिलनाडु। बता रहा हूं, इसको कहते थे उस समय तमिलनाडु में के कामराजन प्लान। क्या बोलते थे? के कामराजन प्लान। कौन थे के कामराजन? सीएम रहे तमिलनाडु के और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय। कौन थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के? जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उस समय कौन थे? के कामराजन। अब के कामराजन के पास ये चांस था कि वो खुद पीएम भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। उसका बैरियर था लैंग्वेज। उन्हें इंग्लिश और साउथ लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं आता था, हिंदी आती ही नहीं थी, है ना। तो कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। अच्छा बोलने वाला भी जो कम एलिजिबल होगा वो बन गया होगा उस समय, लेकिन खुद वो व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष है ना, इतना बड़ा तमिलनाडु जैसे स्टेट का सीएम है, के कामराजन, जो प्लान था वही मिड डे मील योजना बनी। बाद में 2021 में पीएम पोषण योजना हो गया। तो वो व्यक्ति भी पीएम नहीं बना, उसका कारण क्या था? लैंग्वेज। तो यहां पर आपको भारतीय राजनीति में भाषा के महत्व को समझाना है, तो ये चीजें भी उठा सकते हो छोटी छोटी एग्जाम्पल को समझाने के लिए। केस स्टडी से स्टार्ट कर दो या एंड कर दो, फिर महत्व समझा दो। अब क्या महत्व है यहां पर? माइनॉरिटीज को भी कवर कर सकते हैं, वोटिंग का, पॉलिसीज का, रिजर्वेशन का, जो भी चीजें आप बाकी सब में डाल रहे हो वही यहां पे भारतीय राजनीति में भाषा को लिख सकते हैं आप, है ना। फिर अब रीजनल लेवल पर भी लैंग्वेज आती है, वहां के वोटर्स कवर करना है तो आप क्या करते हो? आम चेहरा उठाते हो कि जो उनके बीच का हो। अब इसको और समझो अच्छे से। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है या संकलित की है? कंपोस्ट की है वो, ठीक है। किस लैंग्वेज में? अवधी में। तो उसका कारण क्या रहा था? क्योंकि वो रीजनल जो लोग थे वो अवधी जानते थे, है ना। तो ऐसी लैंग्वेज का उपयोग किया जो लोगों तक पहुंच सके, पॉपुलर हो सके। इसलिए लैंग्वेज का उसमें क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन हुआ, तो उसके कारण वो इतना पॉपुलर हुआ। तो यहां पर भी यही किया जाता है कि भारतीय राजनीति में यदि आपको वोट बैंक लाना है तो भाषा एक उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति प्रवक्ता बन जाता है ना। आप लोगों ने देखे होंगे कितने सारे हैं। एक वो आप में प्रवक्ता हैं, जिनकी शादी हुई है, उनसे एक्टर है, क्या नाम है, परिणीति से, वो कितना अच्छा बोलते हैं, राघव, है ना। दूसरा आप देख लो बीजेपी के प्रवक्ता, हालांकि अब तो उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी आईएएस हैं, रहे हैं। तो आप सोच लो कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अच्छे बोलने में हैं वो भी राजनीति का पार्ट बन जाते हैं, और राजनेता से अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं है। इस तरीके से मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप वोट देके ही आओगे। कौन? राघव? मैं राघव की बात ही नहीं की, तुम फिर लेट हो। बीजेपी का प्रवक्ता बोला था मैंने, संबित पात्रा, वो हैं मेडिकल फील्ड से वो रहे हैं, ठीक है। इवन उन्होंने फिर उड़ीसा से चुनाव भी लड़ा। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज यहां पर राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए इसके लिए।
पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बस स्टार्ट करना है कि पॉइंट से लिख लीजिए। भारतीय राजनीति में भाषा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहला पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इट रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राजनीतिक पहचान दिलाती है ये भाषा को। दूसरा, रिजॉल्विंग इशूज, समस्या समाधान का एक माध्यम है। तीसरा, सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। और एक पॉइंट लिख लो, इट स्प्रेड्स आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज, यह विचारधाराओं और रणनीतियों को बढ़ावा देती है। और इसमें लिख सकते हैं कि यह फैक्टर है या साधन है किसका, वोट बैंक का, लैंग्वेज। उस आधार पे अब माइनॉरिटीज होंगी कहीं पे तो माइनॉरिटीज से ही खड़ा करेंगे ना कैंडिडेट, ठीक है, फिर बाकी कंक्लूड कर देना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अपन कल सॉल्व करेंगे। क्या दे रहा हूं ना, लिखो, होमवर्क लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी, 2 मार्कर। क्या होती है सिविल सोसाइटी, ये लिख के लाना है। दूसरा, 3 एग्जाम्पल लिखना है सिविल सोसाइटीज के, कौन कौन से इसमें लोग आएंगे, ये भी 2 मार्कर है। तीसरा 2 मार्कर है दबाव समूह, प्रेशराइज्ड ग्रुप या प्रेशर ग्रुप लिख लो। ठीक है, और चौथा बड़ा आंसर लिख के लाना है रामराज, किसका, तुलसीदास जी का, और 5वां रामराज महात्मा गांधी जी का। अलग अलग लिखना है। हाँ ये दोनों 7 है तो वो 10 लायक, लेकिन ठीक है अभी 7